Hello students, how are you all? Welcome to our channel We Can. I'm your teacher Chani Khan. Today we will discuss the chapter number 4 of political science, that is the police administration and the court. What are the key aspects of this chapter? So first of all we will discuss role of the court and the police in imparting justice, and the second is complaint, FIR, investigation, arresting the accused, फाइलिंग चार्जशीट, रोल ऑफ द जज, द पब्लिक प्रोसिक्यूशन। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी जो होते हैं उनके बारे में, ये सब जो क्या पोस्ट है, डेजिग्नेशन, इनका क्या रोल है, इस सब के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड द फंक्शनिंग एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन जुडिशरी इन डिटेल, and in this chapter we will discuss the key elements of the Indian judiciary. Key elements क्या है Indian judiciary के, which play an important role in the smooth working of various judicial process, यानी कि उनका क्या रोल है, वो जुडिशियल प्रोसेस को, जो भी तरह तरह के वेरियस काइंड ऑफ जुडिशियल प्रोसेस है इन इंडियन जुडिशरी सिस्टम, उसको स्मूथली वर्किंग करने में जो एलिमेंट्स हेल्प करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, रोल ऑफ द कोर्ट. So the court plays an important role in providing justice to the people at various levels. It punishes the criminals so that people may lead a life of peace and prosperity. The court also helps in the smooth working of the democratic government by exercising constitutional limits on the extent of government powers, and it acts as the guardian of our constitution and protects our फंडामेंटल राइट। यानी कि रोल ऑफ द कोर्ट मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप जानते हैं कि इसके बिना हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ की कोर्ट ज़रूर इंडिपेंडेंट होगी, और उसका सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो किस तरीके से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे, और जो है लोगों के लिए एक पीसफुल और प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ प्रोवाइड करवाए, और जो वहाँ पे गवर्नमेंट है गवर्नमेंट पावर को ओवर एक्सटेंड होने से प्रोटेक्ट करे। ये तीन सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम होते हैं, या कह सकते हैं सबसे, दीज आर थ्री मेन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द कोर्ट। ठीक है ना, ये होते हैं। नाउ द रोल ऑफ द पुलिस. सो द पुलिस इज द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी and acts as a link between the criminal and the court. For the purpose of convenience of the administration, the state is divided into a number of districts. ये तो हम जानते ही हैं कि पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जुडिशरी सिस्टम में। अब आप देखिए कि कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, सब है हमारे पास। तो क्या ये लोग क्रिमिनल्स को ढूंढने जाएंगे इन द फील्ड? नो, ऐसा तो नहीं होगा। किसके लिए वो केस लड़ेंगे, किसके लिए लॉ को ये करेंगे? उनके पास कोई सिस्टम तो होगा ना। तो क्रिमिनल और कोर्ट के बीच में जो मेन आप कह सकते हैं लिंक है, वो कौन है? पुलिस है। पुलिस का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि वो ही क्रिमिनल को फाइंड आउट, इन्वेस्टिगेशन करती है, कौन है क्रिमिनल, कितना, कहाँ पे मिलेगा, जो कुछ भी सिस्टम होता है, फील्ड का सारा काम पुलिस के कंधों पर होता है। अगर पुलिस ही अपना काम नहीं करे तो जुडिशरी सिस्टम, कोर्ट अपना काम कैसे करेगी? जैसा अगर कोर्ट अपना काम नहीं करे तो पुलिस ने जो अपना काम किया है उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तरह से क्या है, इंटरडिपेंडेंट जो है आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, पिलर्स हैं पूरे सिस्टम के, दो मेन इम्पॉर्टेंट। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है हम जानते हैं कि स्टेट को जो है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में किया है, यहाँ पे पूरी हायरार्की दे रखी, द डिस्ट्रिक्ट पुलिस हायरार्की। उसमें सबसे पहले जो दो दे रखे हैं कि एक तो जेलर होता है, जेलर और डिप्टी जेलर, ऑफ कोर्स जो है हर एक स्टेट में, और एक उसमें अपनी एक जेल होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होती है जिसका जो हेड आप कह सकते हैं जेलर होता है, और डिप्टी जेलर उनको असिस्ट करते हैं। और सेम जो प्रोसेस है जो फील्ड में काम करते हैं, दैट इज ऑन द हाईएस्ट पोजीशन इन द हायरार्की सिस्टम, हु इज ऑन द हाईएस्ट पोजीशन? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और शॉर्ट फॉर्म उसकी क्या है? एसपी। एंड नेक्स्ट इज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस,
दैट इज DSP, इंस्पेक्टर ऑफ स्टेशन या हेड ऑफिसर SHO, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल एंड चौकीदार। ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का जो हायरार्की सिस्टम है किस तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक डिवाइड हुआ है। नाउ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर is responsible for maintaining law and order at the district level. The highest police official at the district level is the superintendent of police. ये जैसे मैंने बताया कि कलेक्टर जो होता है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, वो यहाँ लिखा नहीं है हायरार्की में, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट को भी आप कह सकते हैं सुपरवाइज करता है या डिसीजन जिसका चलता है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके अंडर में जो सबसे पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पोस्ट पे होता है दैट इज ऑफिशियली दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP, एंड ईच डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 6 to 8 सर्कल्स, यानी कि जितना भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको 6 या 8 सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, और ईच सर्कल इज पुट अंडर द सुपरविजन ऑफ द डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि हर एक सर्कल का एक DSP होता है। SP तो सबसे ऊपर हाईएस्ट होता है, फिर 6 या 8 सर्कल्स बनाए एक जो डिस्ट्रिक्ट के, और डिस्ट्रिक्ट का जो आप कह सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे DSP होता है। एटलीस्ट 10 पुलिस स्टेशन नोन एज थानास आर पुट अंडर ईच सर्कल। एक सर्कल में कितने थाना होते हैं? कम से कम 10 होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड ईच पुलिस स्टेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एन इंस्पेक्टर, और ये किसके कंट्रोल में होते हैं पुलिस स्टेशन? इंस्पेक्टर के। एंड देर आर अनदर ऑफिशियल्स इन थानास, फॉर एग्जाम्पल सब इंस्पेक्टर हैं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर है, हेड कांस्टेबल है, ये सब जो है थानाज में इंस्पेक्टर के अंडर में काम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है ना। दे ऑल वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द इंस्पेक्टर, एंड चौकीदार्स आर अपॉइंटेड एट विलेज लेवल एंड दे हेल्प द पुलिस टू कैच द क्रिमिनल्स। चौकीदार जो है वो सबसे छोटे लेवल पे, विलेज लेवल पे अपॉइंट किए जाते हैं, और उनका काम भी यही होता है कि पुलिस की हेल्प करना क्रिमिनल को पकड़ने में, ये उनका मेन काम होता है, ठीक है ना। देयर इज अ जेल in each district under the supervision of a jailer, so the deputy jailer assists the jailer। अभी मैंने आपको बताया। So the main function of the police is to investigate the complaint lodged against the crime done. The main aim of this investigation is to record the statements of witnesses and collect evidence related to the crime committed. It is not the duty of the police to decide whether a person is guilty or not. It is the court that decide who is guilty। यानी कि पुलिस का जो मेन फंक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से स्मूथली रन करना। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का क्राइम कमिट हुआ है तो उसके अगेंस्ट FIR लॉन्च होती है, कुछ ना कुछ केस लॉन्च होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, किसके अगेंस्ट हुई है, कौन कर रहा है, उनके स्टेटमेंट लेना, विटनेस कौन था, कौन कौन वहाँ मौजूद था, किसने क्या देखा, वहाँ से क्या एविडेंस मिले हैं, सब कुछ कलेक्ट करके एक पूरा केस तैयार करके और फिर उसको कहाँ कोर्ट में पेश किया जाए। ये पुलिस का काम नहीं है कि वो डिसाइड करें कि हाँ भाई ये इंसान सही है, ये सही नहीं है, इसने गलत किया, ही इज़ राइट और शी इज़ राइट और दे आर रॉन्ग। नो, पुलिस इज़ नॉट द डिसीजन मेकिंग फर्म। ये काम किसका है? कोर्ट का। कोर्ट इसके जो सारे एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं, काम किया है पुलिस ने, उसके बेस पर ये डिसीजन देगी कि हु इज़ राइट, हु इज़ गिल्टी और नॉट, ठीक है ना। नाउ द कोर्ट हैज़ इंस्ट्रक्टेड द पुलिस टू फॉलो द गाइडलाइंस एट द टाइम ऑफ अरेस्ट आर एज फॉलो। यानी कि किसी भी क्रिमिनल को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो उस टाइम पे उनको कुछ दे हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ रूल्स। व्हाट आर दे? फर्स्ट ऑफ ऑल, नोट डाउन द टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। जहाँ पे भी क्राइम कमिट हुआ है उसको पूरा टाइम, पूरा डे, डेट, ईयर, प्लेस, क्या सब कुछ नोट करना। एंड नॉट टू टॉर्चर, बीट, शूट एनीवन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। यानी कि
जब तक उसका क्राइम जो है प्रूफ नहीं हो जाता, वो क्रिमिनल प्रूफ नहीं हो जाता, जो कि राइट कोर्ट के पास है, पुलिस के पास नहीं है। तो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन करने का, प्रोसेस करने का पूरा राइट है। उस दौरान किसी भी तरह का टॉर्चर देना, फिजिकली मेंटली किसी मारपीट करना, या फिर कई ऐसे केसेस होते हैं जो है शूट कर दिया जाता है। आपने सुना होगा एनकाउंटर वगैरह में। एनकाउंटर तो खैर एक अलग चीज़ होती है, उसमें अलग टर्म्स एंड कंडीशन होती है, लेकिन नॉर्मल क्रिमिनल केसेस की बात हो रही, उसमें जो है कोर्ट का यही ऑर्डर रहता है पुलिस के लिए कि आप नहीं कर सकते। एंड टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उससे लॉ के इलीगल काम के थ्रू आप जो है आप किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, इट हैज़ टू बी इन द लिमिट ऑफ लीगल थिंग्स, लॉ के अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। एंड फोर्थ इज टू शो फुल रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, यानी कि किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम या एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे कि ह्यूमन राइट्स को आपके कि मतलब these activities are shameful for any kind of humanity, वो काम नहीं होना चाहिए। ये सारे रूल्स जो है कोर्ट ने बनाए हैं पुलिस के लिए, जब वो किसी भी क्रिमिनल से डील कर रही है या किसी भी क्राइम केस को कर रही है इन्वेस्टिगेट, तो ये जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। Just like the role of public prosecutor. So the public prosecutor is appointed and paid by the state government. ठीक है, his main function is to secure the prosecution of offenders, to keep the society free from crime. Only those persons are eligible to become the public prosecutor who have successfully completed 7 years in bar association and have also cleared an examination that is conducted by the state government from time to time. यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है एक पोस्ट है जिसको इन शॉर्ट में हम पीपी भी कहते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में आप कह सकते हैं कि क्या काम होता है उनको, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उनको ये पावर दी जाती है। आप कह सकते हैं सरकारी वकील, इंडिया अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो पीपी इज लाइक सरकारी वकील। वो उनको फंक्शंस को या लॉज को प्रोटेक्ट करते हैं। किसके खिलाफ? जो दूसरे वकील होते हैं, कि कुछ लोगों के पास वकील नहीं होते हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से वकील अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो वो कौन होते हैं? दे आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इनके बनने की एलिजिबिलिटी क्या है कि 7 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। कहाँ पे? बार एसोसिएशन में उन्होंने एज एडवोकेट प्रैक्टिस कर रखी हो 7 इयर्स की। और एक देयर आर ऑल्सो an exam is conducted for this post which is held by स्टेट गवर्नमेंट। टाइम टू टाइम होता है, साल में 2 साल में, जब भी स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को ज़रूरत होती है तो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके थ्रू जो है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फेसेस ट्रिमेंडस प्रेशर while executing responsibilities. His or her role begins when the police has conducted the investigation and filed a charge sheet in the court. As a court employee, a public prosecutor has to act impartially and present true fact and evidence before the court, thus enabling the court to decide the case. यानी कि क्या बहुत प्रेशर का काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। पुलिस अपना काम करके जब उन्होंने पूरा एक केस बना दिया, पूरी एक चार्जशीट फाइल करके केस तैयार हो गया, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भेजती हैं। और अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहिए कि वो किस तरीके से पूरे फेथफुल्ली होकर, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस, जो कुछ भी उनके सामने ट्रू फैक्ट्स हैं, एविडेंस हैं, उनको कोर्ट के सामने पेश करें और कोर्ट उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगी। ये काम होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। ठीक है, now the role of the judge. So the major role of a judge is to listen to the details of the case
evidences found and witness details, if any, and examine the accused as well as the victim. हम सब जानते हैं कि जज का रोल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. पुलिस ने अपना काम कर दिया, इन्वेस्टिगेट कर दिया, प्रोसिक्यूटर ने अपना काम कर दिया, पेश कर दिया उन्होंने, सब जज के सामने सब कुछ जो है रिप्रेजेंट कर दिया. अब जो जज हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू उसके डिटेल, केस के डिटेल स्टडी करते हैं, एविडेंस कहाँ से क्या क्या मिला हुआ, क्या डिटेल थी और क्या क्या मालूम किया जाना, सब कुछ जो मतलब ही एनालाइजेस द केस एंड गिव्स हिज डिसीजन. इन केस ऑफ एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अदर एविडेंसेस ऑफ विटनेस, ही एडजॉन्स द कोर्ट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम. जैसे हम कहते हैं ना, तारीख पे तारीख मिलती रहती, तो डेट जो है एडजॉन होती रहती है. क्योंकि जज को लगता है कि नहीं, इस केस में अभी भी कुछ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड इन्वेस्टिगेशन और कुछ ढूंढा जाना चाहिए. ये सब कुछ वो तभी तो कहते हैं जज बनने के लिए इतने साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस है, इतने साल का जज का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस से ये गेन करते हैं कि उनको ये नॉलेज होती है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट शुड बी मोर इन्वेस्टिगेट. तो इस वजह से जो है एडजॉन्स होती रहती है कोर्ट इन सम काइंड ऑफ इन अ पर्टिकुलर केस. ठीक है. Fixed periods of time and direct the police for further investigation. The hearing is resumed till the final date of decision or verdict. यानी कि जब तक फाइनल डिसीजन और वर्डिक्ट नहीं आ जाता तब तक जो है डेट जो है आगे होती रहती है. और जब जज को लगता है कि नो, इट्स टाइम, कि ये हो गई पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये लगता है कि ये सही है, तो इस तरीके से केस कंप्लीट होता है. किसी को सज़ा देनी है, क्या करना है, जो कुछ भी केस है उसके ऊपर है. ठीक है. नाउ द फाइलिंग एंड FIR. So what is FIR? What is the full form FIR? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. हम जानते हैं कि पुलिस स्टेशन में जिस तरीके से ये होती है उसको हम कहते हैं, कोई भी केस हुआ है, क्राइम हुआ है, भाई FIR तो लॉन्च करवाओ. तो FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. तो एन FIR इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी, given either by the aggrieved person or any other person about some offense. यानी कि क्या होती है FIR, कौन रिकॉर्ड करता है? जो भी उस टाइम पुलिस स्टेशन में ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर होता है वो FIR जो लॉन्च करता है, चाहे तो वो जो विक्टिम पर्सन है वो खुद, या कोई और उस सीन के बारे में, उस केस के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में बता रहा है, तो कोई भी. सिंस इट इज़ द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफेंस, इट इज़ नेम्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. यानी कि पहली बार ही पुलिस को, सिस्टम को ये इस बारे में पता चलता है किसी भी केस के बारे में, क्राइम के बारे में, इसलिए इसका नाम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है. दिस इंफॉर्मेशन इज रिटन एंड रिकॉर्डेड इन द police station with the filing of an FIR. The investigation into the crime begins. The incident mentioned below will show you how important an FIR is and how to file it. देखते हैं, let's see. Rohan and his father were going to trade fare from Lakshmi Nagar by their new car. On the way, they got stuck in a heavy traffic jam. Meanwhile, a motorcyclist hit their car from behind badly. Rohan's father got angry and fought with him. Suddenly, he thought of something and stopped fighting. He let the person go. Rohan was surprised to see his father's reaction. Rohan noticed his father noting down the number of the motorcycle. He asked his father, "Dad, why are you writing the number?" His father replied, "Dear son, we will not go against the law. Our constitution has provided us many ways to have our problems solved." He turned the car to the nearest police station and there he met the station house officer, that is SHO, of that area. His father narrated the incident to the SHO and Rohan was a little upset because of the incident. As a first reaction, SHO said there is no need to lodge an FIR for such a silly thing. Rohan's father forced him and took him to see the smashed car. Then the officer gave him the FIR format to file the complaint. After lodging the FIR, Rohan asked his father, "Dad, why did you
lodge FIR. Why do we need it? Father replied, the very special need of ours is the insurance claim to recover the loss, and an FIR is required for that claim. Rohan asked, then now what would the officer do with this FIR? Father told him, first of all, the SHO will record the FIR in his official records, and afterwards he will investigate about the incident. Rohan asked his father, what have you written on that page? Father said, there is a particular format for lodging an FIR which includes क्या हुआ. अब एज यू कैन सी इन द पूरा एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से रोहन और उनके फादर जो हैं जा रहे थे कहीं अपनी नई कार में, और पीछे से एक मोटरसाइकिल जो है मोटरसाइकिलिस्ट ने उनकी कार को बहुत बुरी तरीके से हिट कर दिया, जो उनके कार पे काफ़ी डेंट वगैरह आ गए होंगे. पहले तो उनके रोहन के फादर उनसे झगड़ा करने लगे, फिर उनके दिमाग में कुछ आया, फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करवाई. रोहन को कुछ डाउट हुआ, उन्होंने पूछा तो बताया कि हमने FIR लॉन्च करवाई है, और पहले पुलिस जो है कर भी नहीं रही थी. फिर उन्होंने बाहर आकर गाड़ी की कंडीशन देखा कि नो, इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट, तो FIR लॉन्च करी. अब रोहन का क्वेश्चन था कि हमको इससे क्या फ़ायदा होगा. उनके फादर ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जो है इंश्योरेंस करवा रखा होगा अपनी गाड़ी का, तो इंश्योरेंस क्लेम करेंगे, यानी इंश्योरेंस जिस कंपनी में करवाया वहाँ क्लेम करने के बाद उनको अपनी गाड़ी की जो भी रिपेयरिंग है या जो कुछ भी काम होगा वो उसको रिकवर करने के लिए पैसे जो हैं उनके रिफ़ंड हो जाएंगे उस कंपनी से. उस इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए दे नीड टू डू FIR. उनको FIR लॉन्च करानी पड़ेगी, उसकी जो रिसिप्ट है वो होगी. और देन रोहन आस्क्ड हिज फादर कि कैसे होगी, कि सबसे पहले तो भाई वो है अपने रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होता है पुलिस का, उसमें जो है FIR को करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे. फिर रोहन का जो वो क्वेश्चन था कि उस फॉर्म में आपने क्या क्या भरा FIR में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेनेंट्स फुल नेम, यानी कि जो कंप्लेन कर रहा है उसका पूरा नाम, पोस्टल एड्रेसेस विद पिन कोड, ट्रू फैक्ट रिलेटेड टू इंसिडेंट, जो कुछ भी हुआ है सच्ची सच्ची बात, आइडेंटिटी, नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द क्राइम, जो कुछ भी आपने देखा है या जो कुछ भी उनसे रिलेटेड आपको याद है, जैसे कि उनके फादर ने मोटरसाइकिल जो बाइकर था उसके बाइक का नंबर नोट कर लिया था, या और भी कुछ उनको ऐसा लिखा होगा, ऐसे दिखने में था, जो कुछ भी उनके पास था वो आपको बताना होता है. डेट, प्लेस एंड टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ द क्राइम एंड आई विटनेस इफ़ पॉसिबल, अगर और कोई वहाँ पे मौजूद था आई विटनेस जो आपकी तरफ से जो है दे सके गवाही, तो वो जो है ये सब चीज़ें आपको उस फॉर्म में भरनी होती है. नाउ द रोहन आस्क्ड दैट व्हाट शुड वी डू in case the police denies to register an FIR. Father replied, if in any case the officer in charge of the police station denies to register an FIR, then there are other methods of rescue, such as in such a situation we can send our report in writing to the senior superintendent of police. We can also meet the superintendent of police or other higher police officials and bring the कंप्लेन टू देयर नोटिस, यानी कि अगर उस टाइम उस पुलिस स्टेशन में कोई FIR लॉन्च करने से मना करता है तो और भी प्रोसेस है हमारे पास. हम उस एरिया के सीनियर सुपरिटेंडेंट के पास जा सकते हैं, और अगर इफ़ द केस इज़ वेरी सीरियस, तो एक्सीडेंट इज़ वेरी सीरियस और क्रिटिकल, सो वी कैन मीट द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस. जितना हम मतलब हायर है उसमें पुलिस ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं कंप्लेन करवाने के लिए, तो हम जा सकते हैं, ठीक है ना. एंड सेकेंड, इफ़ स्टिल नो एक्शन इज टेकन देन वी कैन डायरेक्टली फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट आस्किंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द FIR. यानी कि अगर पुलिस के लेवल पे हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हम, मैंने बताया ना, डायरेक्ट
एपलेटेड जुडिशरी सिस्टम यही है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में फिर रिट सिस्टम लगा के कि किस तरीके से हमारा जो केस है उसको पुलिस के थ्रू सीरियस नहीं लिया जा रहा है, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, तो हम वहाँ पर अपने हमारे राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो ये रेट लगाकर हम हाई कोर्ट में अपने जो है केस को कर सकते हैं हाईलाइट, और वो फिर डायरेक्ट जो है ऑर्डर पुलिस को देंगे और हमारी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर द पुलिस बिगिंस द इन्वेस्टिगेशन process. Thus, the police administration plays a crucial role in bringing the wrongdoers to the court of law. The court, after through investigation, punishes the law breakers. यानी कि जो पुलिस का काम है वो बहुत मुश्किल काम है, बहुत स्टेप बाय स्टेप, जो आप कह सकते हैं हर स्टेप पे बहुत रिस्की काम भी है, वो अपना काम करते हैं। उसके बाद ही जो है कोर्ट अपना काम कर पाती है। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो कुछ भी आप कह सकते हैं कि विटनेसेस और एविडेंस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू फाइंड आउट किए, उसी के बेस पे जो है कोर्ट अपने डिसीजन देती, और जो क्रिमिनल्स हैं या रॉन्ग डूअर्स हैं, सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे, उनको पकड़ना, उनको मतलब इस सब चीज़ों को रोकना, ताकि जो नॉर्मल लाइफ है सिटीजन्स की वो स्मूथली चल सके। ठीक है, इस तरीके से पुलिस और जो हमारे जज हैं उनका रोल बता रखा है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के 2 मेन इंपॉर्टेंट पिलर है। होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर गुड। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।